नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश चाचा सामने रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीटें मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलेगी, हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने इसे बड़बोलापन करार दिया है और कहा है कि 2025 में आरजेडी की स्थिति 2010 जैसी हो जाएगी। और इस बार तो 4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, बड़े बड़े दावों का दौर अभी से तेज हो चुका है। आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दावा कर डाला। तेजस्वी ने कहा, अगर नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। और इस बार तो 4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों विधानसभा। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर तुरंत पलटवार किया। तेजस्वी यादव जी, आप नीतीश कुमार जी के विषय में इतनी हल्की बातें कर राजनीतिक और ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि आपके पिता ने बिहार को किस स्थिति में लाके छोड़ा था, जिसको जंगल राज की संज्ञा कोर्ट ने दी थी। बीजेपी ने आरजेडी के दावे को बड़बोलापन करार दिया तो जेडीयू नेताओं ने कहा, तेजस्वी बोलकर खुश हो लें, लेकिन 2025 में 2010 वाला ही रिजल्ट दोहराया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे और उनके नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 वाला हम लोग इतिहास दोहराएंगे। इधर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि 2025 में बिहार में सरकार बदल जाएगी। ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। जो सत्ता पक्ष में है अभी, चेहरा किसी का भी ले, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना। जीतन राम मांझी के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है। अब तक का इतिहास बताता है कि नीतीश जिसके भी साथ रहे उसी गठबंधन की सरकार बनी। फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए में हैं और ये भी तय है कि नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अब देखना होगा तेजस्वी का दावा सच साबित होता है या फेल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। और SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही बहस के बीच अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सरकार सहमत नहीं है और SC/ST आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, इसलिए IAS के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने SC/ST कोटे में सब कोटा बनाने का फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर की बात कही। इस फैसले के बाद देश के SC/ST वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर SC/ST कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा था। 9 अगस्त को SC/ST समाज के 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर पर SC के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया है कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है।
क्रीमी लेयर का मतलब उनसे है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के लोग फैसले में खामी ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर भले ना हो, लेकिन कोटे में कोटा होना जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति की कई जातियों के लोग अब भी मुख्य धारा से दूर हैं। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पलटवार किया। ललन पासवान ने कहा, छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। अब आरक्षण जारी रखने के पीछे के तर्क को भी समझ लीजिए। आज भी लोगों की मानसिकता बहुत नहीं बदली है। अगले पिछड़े के बीच के अंतर को मिटाना है। दलित को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाता है। आरक्षण की सहायता से बदल रही है सामाजिक स्थिति। मतलब ये कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए IAS के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। विशेष पैकेज में से अब केंद्र सरकार ने पहली किस्त की राशि भी मंजूर कर दी है। बिहार को 5,532 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की गई। केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की और इसके अलावा 21,000 करोड़ पावर प्लांट के लिए घोषणा की गई है। बिहार के लिए स्वीकृत 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं में से करीब 3,651 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए 3,651 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं बिहार को विशेष पैकेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है। तो अब देखिए, बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो विशेष पैकेज मिला है उसकी पहली किस्त अब जारी कर दी गई है। हालांकि इस पर भी बिहार में सियासत गर्म है, जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है, बिहार के विकास में गति आएगी ये दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के द्वारा इस बार के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका गया। पुराने सारे योजनाओं को जो राशि आवंटित थी उसी का रिपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है विशेष पैकेज, और कहा जा रहा है पहली किस्त आ गई। और पहली की किस्त क्या आएगी? जो तेजस्वी यादव जी के समय में, जब तेजस्वी यादव जी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो जो भी योजनाओं को स्वीकृत कराया गया था उसकी राशि जो बाकी थी वो आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज में 3651 करोड़ की राशि जारी कर विपक्ष के मुंह पर दही जमा दी है। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले विपक्ष की आंख खुल जानी चाहिए। अभी और राशि का आवंटन होना बाकी है। यूपीए सरकार में शामिल रहे राजद और कांग्रेस के नेता बताएं कि उनकी हुकूमत में बिहार को इतनी बड़ी राशि कभी मिली थी क्या? बिहार को विशेष पैकेज का जो वादा किया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूरा किया है और आज ही उसकी पहली किस्त 5,500 करोड़ रुपए में से 3,600 करोड़ रुपये बिहार को मिला है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो या ग्रामीण सड़कों का, ये बजट आवंटित कर दिया गया है। मैं इसके लिए अपनी पार्टी के तरफ से और बिहार वासियों के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो रोड मैप है ना, उस रोड मैप के मद्देनजर हमेशा एक विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता हम लोगों ने रखी है केंद्र को, लेकिन केंद्र की सरकारों ने अनसुना किया। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट के दौरान बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जिसकी पहली किस्त 5,532 करोड़ रुपए थी, जिसे जारी भी कर दिया गया है 3,651 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से ये पैसे बिहार को विकसित बिहार बनाने में और गति प्रदान करेंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मांग पर बिहार कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा कर दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस का आंदोलन 12 अगस्त से शुरू होगा, जो 3 चरण में चलने वाला है। प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गांधी मैदान की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। गांधी मैदान में एक तेज रफ्तार कार अचानक घुस आई। कार लहरिया कट मारते हुए गांधी मैदान के सीधे अंदर चली गई। कार ने गांधी मैदान में पूरा चक्कर भी लगाया। लगभग 2 राउंड लगाने के बाद भी पुलिस उस कार को पकड़ नहीं सकी। आपको बता दें कि गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां हो रही हैं। गांधी मैदान में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में ये सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर कैसे गांधी मैदान के अंदर ये कार चली गई। सवाल तो ये भी है कि आम लोगों का प्रवेश जब गांधी मैदान में बंद है तो ये कार कैसे एंट्री ले लेती है। सवाल ये कि पुलिस कार को क्यों नहीं पकड़ पाई, क्योंकि लगभग 2 राउंड इस कार ने गांधी मैदान के अंदर लगाए हैं। और किस मकसद से तेज रफ्तार कार गांधी मैदान के अंदर घुसी थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस अधिकारी आखिर क्यों मूक दर्शक बने रहे। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां हाउसिंग बोर्ड में अतिक्रमण खाली करने पहुंची पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस टीम को दौड़ा कर पीटा है। मजिस्ट्रेट को मीडिया को बाइट देने के दौरान ही ऑन कैमरा पिटाई शुरू कर दी गई। घटना खजांची हाट थाना के रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग कॉलोनी की है। हमले में मजिस्ट्रेट समेत कई पुलिसकर्मी को चोट आई है। इसमें महिला पुलिस भी शामिल है। दरअसल ये जमीन 12 साल पहले ही हाउसिंग बोर्ड से दूसरे के नाम से आवंटित हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर इस जमीन पर घर और चाय की दुकान बना ली थी। जमीन मालिक ने हाईकोर्ट में केस कर डिग्री लिया और इसके बाद अवैध कब्जाधारी को नोटिस भी किया गया। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। आज पुलिस बल और जेसीबी लेकर जैसे ही बुलडोजर चलाकर घर और दुकान को तोड़ा जाने लगा, महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर पहले मजिस्ट्रेट की लाठी डंडे से पिटाई कर दी और उसके बाद पुलिस के साथ भी भिड़ गए। मेरा भाई को रूम लेगा, वहाँ जाकर के अपना सेपरेट हो जाएगा, तब आकर के अपना रूम ले लीजिएगा। हमको रूम का बल रेजल के टोली में घुसा करके मारा है सब मिल करके। आप लोग कितने दिन से रह रहे थे? 25-30 साल हो गया है। 12 वर्ष पूर्व आवंटित था। आवंटी व्यक्ति अपनी कागजी प्रक्रिया से कोर्ट कचहरी डायरेक्टर तक गए, उतना तो हमने एक नजर में रिकॉर्ड में देखा। जब मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया तो वो पर्टिकल पार्ट को खाली करने के लिए हमने आया और इन लोगों का सहयोग। बगहा के मधुबनी क्षेत्र के देवीपुर गांव में बालू तस्करों ने सीओ पर हमला कर दिया। दरअसल सीओ समसेरवा गांव के पास स्टेडियम के लिए जगह देखने गए थे और तभी बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने के लिए सीओ ने आदेश दे दिया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने सीओ पर हमला कर दिया, जिससे सीओ बाल बाल बच गए। घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया है। सीओ ने घटना की शिकायत धनहा थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बालू लदा ट्रैक्टर था, वो हम लोग को देखकर भागना शुरू किया और उसको भागते देख स्थानीय थाने हमारे धनहा की 112 डायल की बाइक वाली टीम और हम लोगों ने संयुक्त रूप से पीछा किया और पीछा करने के क्रम में उसके द्वारा बहुत ही अनियंत्रित रूप से गाड़ी चलाया जा रहा था। अगर उस समय कोई भी बच्चा, मवेशी या कोई भी व्यक्ति आता तो उसका मरना निश्चित रूप से तय था और हमारे गाड़ी पर भी उसके द्वारा हमला किया गया। और अगली खबर आपको दानापुर से बता दें। दानापुर के हेतनपुर गंगा हारा में गंगा किनारे बांध टूटने के बाद जबरदस्त तबाही मची है। बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी घुसने से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोग उफनती गंगा में नाव से घर जाने को मजबूर हैं। वहीं अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने कहा है कि दानापुर में 4 जगह को चिन्हित कर वहां राहत कैंप शुरू किया जाएगा। बढ़ गया है। कुछ पंचायत जैसे मानस हो गया, इस सब में हल्का हल्का पानी जो है मतलब खेत वाले एरिया में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन गांव में अभी पानी नहीं घुसा है, लेकिन घुसने की संभावना बनी हुई है। गांव के बाहरी इलाके जलमग्न, गांव के बाहरी इलाके जलमग्न हो गए हैं। फसल बर्बादी ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। प्रभावित पूरा मतलब कि खेत उत पूरा डूब गया है, उधर में पूरा बढ़ते जा रहा है। हाँ, गांव में भी घुस रहा है। कितने गांव में पानी घुसा है? उतना मतलब कि क्या बताएं हम आपको। गंगहारा, हेतनपुरी सब पूरा डूब गया है, पना उनापुर सब। अब आस्ते आस्ते कल तक तो पूरा डेली कट रहा है। वहीं पटना में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गांधी घाट और दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दीघा घाट में मोक्ष धाम डूब गया है। मौके पर एसडीआरएफ और बिहार पुलिस की टीम मौजूद नहीं है। वहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जेपी सेतु के नीचे लोग सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है और गंगा अब रौद्र रूप में नजर आने लगी है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो गांधी घाट, दीघा घाट पर अब खतरे के निशान से ऊपर पानी बहने लगा है। यानी इस वक्त हम दीघा घाट में हैं और मोक्ष धाम भी अब डूब चुका है। देख सकते हैं कि पानी जो है मोक्ष धाम को अपने आगोश में ले चुका है और यही वजह है कि अब यहाँ पर खतरे की घंटी बजने लगी है। ना तो एसडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं, ना ही बिहार पुलिस के कोई जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं मरीन ड्राइव पर सैर करने के लिए वो सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, हर कोई देख सकते हैं किस प्रकार से जेपी सेतु के नीचे गंगा जो है विस्तार रूप ले चुकी है और इसके नीचे लोग सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं और पानी का बहाव अब तेजी से बहने लगा है। यानी धीरे धीरे कहेंगे तो गंगा जो है अब पूरी तरह से रौद्र रूप में नजर आने लगी है और इसको लेकर अब राजधानी पटना पर भी खतरा मंडराने लगा है। कई निचले इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है और गांधी घाट के साथ साथ जो दीघा घाट है वहां पर अब दाह संस्कार यानी जो मुर्दे हैं उनको जलाने में अब यहाँ पर परेशानी हो रही है। यही वजह है कि यहाँ से अब जो दाह संस्कार का काम है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो मोक्ष धाम है वो पूरी तरह से डूब चुका है। तो धीरे धीरे जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। चाहे बक्सर की बात करेंगे, कहलगांव की बात करेंगे या पटना की बात करेंगे, गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और गंगा अब विकराल रूप में नजर आने लगी है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें। रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने के मामले में अपडेट सामने आया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम पहुंच चुकी है गोपालगंज और जांच के बाद ही एक्टिव पदार्थ के राज खुलेंगे। 50 ग्राम पदार्थ की कीमत 850 करोड़ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही इस पदार्थ को पुलिस ने बरामद किया था। बलथरी चेक पोस्ट से 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए थे। जानकारी के मुताबिक वाहन जांच के दरमियान इस पदार्थ को पुलिस ने जब्त किया था। बताया जा रहा है कि 50 ग्राम वजनी ये पदार्थ जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 850 करोड़ रुपए है और अब बताया जा रहा है कि इसकी जांच की जा रही है और इंतजार किया जा रहा था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम का और ये टीम जो है अब गोपालगंज पहुंच चुकी है। अब इस टीम के तरफ से जांच शुरू की जाएगी, जिसके बाद अब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के राज खुलेंगे। हालांकि बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है
उसकी 50 ग्राम की कीमत 850 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल शुरू हो गई है, क्या और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कि मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो टीम है वो इस वक्त बिहार पहुंच चुकी है और गोपालगंज में इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई और एजेंसियां भी पहुंची हैं जो गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है और बताया यह जा रहा है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है 850 करोड़ की, उसकी क्या रियलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस की जांच में एक और तथ्य सामने आया है जिसमें कहा यह गया है कि जो 3 तस्कर जेल भेजे गए हैं गिरफ्तार करके, उन तस्करों ने ये बताया है पुलिस को कि यूपी के कुशीनगर जिला का रहने वाला खजांची कुशवाहा था जिसने तीनों तस्करों को जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो दिया था। तो फिलहाल ठीक है गोविंद, यानी कि इंतजार करना होगा। अब जब टीम वहां पहुंची है तो जांच के बाद क्या राज खुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।